नमस्कार मित्रों, सक्सेस वारियर चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हां, यदि आप चैनल पर नए हो तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें ताकि उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सकें। जी हां, पहली बात कि मैं आपसे एक भूल चूक चाहूंगा कि वीडियो नंबर पहले में मैंने एक पढ़ाते समय थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। उस वहां पे हमने निर्वाचन मंडल जो हमने 57 लिखा है वो 54 है। जी हाँ, अनुच्छेद 54 के तहत निर्वाचन मंडल होता है जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यूटी में आपके जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और वहां पर स्पष्ट बताया गया था कि अन्य यूटी जो हैं उनके पास अपनी विधानसभाएं नहीं होती हैं, इसलिए वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। जिनके पास विधानसभा है वही भाग लेगी, विधान परिषद नहीं भाग लेगा और मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेंगे। नंबर 1। एक चीज और जान लीजिएगा, कभी आपसे पूछ लिया क्या मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं, तो आप कहेंगे यस, मनोनीत भाग लेते हैं महाभियोग के टाइम, लेकिन उसके चुनाव के समय मनोनीत सदस्य चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों भाग नहीं लेते हैं। जी हां, आइए आज हमारा टॉपिक है संयुक्त अधिवेशन। जब हम संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? ऐसी क्या आपदा आ जाती है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? ठीक, तो उसके लिए पहला हमें यह सोचना होगा कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने के लिए कि यदि दोनों सदन सत्र में संयुक्त अधिवेशन बुलाने के लिए 3 कारण होते हैं महत्वपूर्ण। वो 3 कारण क्या होता है? नंबर 1 कि एक सदन ने दूसरे सदन में कोई बिल भेजा है। यहां पे मैं दिखाना चाहूंगा, एक सदन ने दूसरे सदन में कोई बिल भेजा है और उस सदन ने गतिरोध पैदा किया है, वह भी उस बिल से सहमत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरे सदन ने किसी बिल को 6 माह से अधिक रोका हुआ। ये 6 माह बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां दिखाना चाहूंगा आपको। 6 माह, यही 6 माह, ये 6 माह से ज्यादा रोक कर रखा है। ठीक, और हाँ मिल गया स्केच, मैं स्केच ही खोज रहा था ताकि आपको यहां मैं दिखा दूं। ये 6 माह से ज्यादा रोक कर रखा है। ठीक, और नंबर 2 कि यदि दोनों सदनों में दूसरे सदन ने संशोधन मानने से इनकार कर दिया, आपने एक भेजा संशोधन से और पहला सदन कहता कि हम किसी संशोधन को नहीं मानेंगे, फिर एक संवैधानिक गतिरोध हो गया। तो यही 3 मुख्य कारण होते हैं जब आप संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, ज्वाइंट सेशन जिसे बोलते हैं। तो जो पहला प्रश्न है कि ज्वाइंट सेशन बुलाता कौन है? तो ज्वाइंट सेशन अनुच्छेद 108, यहां मैंने दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये नीले से, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। वहां पे आपको मिलेगा आहूत शब्द। तो आहूत शब्द मतलब कॉलिंग करना होता है। एग्जामिनेशन में मिलेगा आहूत, जो हम लोग जो कि आहूत और आहुति में फर्क नहीं समझ पाते हैं। आहुति मतलब संपन्न होता है, जब आप लोग के घर पूजा पाठ होता है और आप लोग आहुति करते हैं, तो इसलिए यहाँ आहूत है ना कि आहुति है। कभी कभी हम लोग हिंदी ट्रांसलेशन में ही गड़बड़ हो जाते हैं और हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं, गलत होते हैं। ठीक, यानी कि अनुच्छेद 108 के तहत कौन बुलाया, आपको यही रटना है, परेशान मत होइए आप महोदय, आपको यही रटना है। तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। किन कारण पे बुलाता है जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में ही कर दी है। नंबर 2 कि किस पर बुलाया जा सकता है और किस पर नहीं बुलाया जा सकता है। तो आपके जहन में होगा कि एक तो धन विधेयक पर नहीं बुलाया जा सकता है, सब संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक पर नहीं बुलाया जा सकता है और संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाया जा सकता है। तो क्या आप कहेंगे किस पर बुलाया जाएगा? एग्जामिनेशन की जो टर्मिनोलॉजी होगी आपको कैसे फंसाएगी, इस पे हम चर्चा करते हैं। यह कह रहा है कि एक साधारण विधेयक पर यह बुलाया जा सकता है। साधारण विधेयक पर आप संयुक्त अधिवेशन कॉल कर सकते हैं और वित्त विधेयक पर भी कॉल कर सकते हैं संयुक्त अधिवेशन। अब आप वित्त विधेयक सुनकर थोड़ा सा हैरान होंगे, परेशान होंगे, क्योंकि आपको लगा होगा कि ये सर ने लगता है गलत बोल रहे हैं, ये वित्त विधेयक पर भी संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर होता है। बस एक क्वालिटी अगर वित्त विधेयक की छोड़ दें
कि राष्ट्रपति से पहले इसकी परमिशन लेना होगा और इसे पहले लोकसभा में आना होगा। इस दो क्वालिटी को छोड़कर वित्त विधेयक एक साधारण विधेयक ही हो जाता है और उस पर साधारण विधेयक की ही तरह बिहेव किया जाता है। आप अगर अथेंटिक बुक्स पढ़ते होंगे तो उसमें खोज लीजिएगा। तो आप थोड़ा सा मत रहिएगा कि वित्त विधेयक आज हाँ एग्जामिनेशन में आएगा तो बहुत लोग तो वित्त विधेयक मरबा नहीं करेंगे, वो कहेंगे अरे वित्त विधेयक पे कहाँ संयुक्त अधिवेशन होगा। तो वो वित्त विधेयक और धन विधेयक में उनके पास एक क्लियर फंडा नहीं होता है, क्लियरेंस नहीं होता है। इस नाते वो क्लियरिटी नहीं होती है उनके अंदर कि दोनों में माइन्यूट अंतर क्या होता है। इस नाते वो वित्त विधेयक को नहीं मारेंगे, लेकिन आपको मारना होगा। यानी कि साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर आपका संयुक्त अधिवेशन लागू नहीं हो सकता है। मैंने बुलाया कि कौन बुलाएगा, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति बुलाएगा। तो मैं कहूंगा राष्ट्रपति किस पावर से बुलाएगा। कहीं अनुच्छेद में जिक्र है, चूंकि आप संविधान पढ़े हैं, तो आप कहेंगे आर्टिकल 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाएगा। तो मैं कहूंगा जब संयुक्त अधिवेशन होगा तो उसमें कोरम कितना होगा, मिनिमम कितने सदस्य चाहिए। तो आप कहेंगे सर दोनों सदनों का मिलाकर 1/10 होना चाहिए। 1/10 याद रखें, कोरम या गणपूर्ति इसी को बोलते हैं, 1/10 होना चाहिए। तो मैं कहूंगा फिर आपके जहन में एक प्रश्न आएगा कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। राष्ट्रपति ने तो बोला काल करना है, राष्ट्रपति को काल करना मतलब आहूत करना है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा और किस अनुच्छेद के तहत करेगा, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। अभी बोल दे कि फला व्यक्ति अध्यक्षता कर रहा है, किस अनुच्छेद के तहत उसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो आई होप कि आप लोग गड़बड़ा सकते हैं अगर आपने डिटेल में अच्छे से नहीं पढ़ा होगा और ऐसे प्रश्न बन के अब आ रहे हैं। तो आपके लिए मैं बता दूं जो अध्यक्षता कौन करेगा, तो उसके लिए हमारे वहां अनुच्छेद है, अनुच्छेद 118(4), ठीक, अनुच्छेद 118(4), एक हमारे वहां अनुच्छेद यही है 118(4) के तहत कि उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो आप कहेंगे कि अगर मान लेते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तब कौन करेगा, तो आपका सीधा आंसर होगा कि उस समय उपाध्यक्ष करेगा। अब आपके जहन में मान लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, अब आप सोच रहे होंगे कि मान लेते हैं कि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी मौजूद ना हो, तब कौन करेगा, तब राज्यसभा का उपसभापति करेगा। ये आपके सामने एक अच्छा प्रश्न बनेगा कि तब राज्यसभा का ये उपसभापति करेगा। तो आप कहेंगे कि सभापति क्यों नहीं करेगा, यहां तो पहले अध्यक्ष कर रहा फिर उपाध्यक्ष कर रहा, आप यहां सीधे उपसभापति पे चले जाते हैं। तो उसका मेन कारण यह होता है सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है, वह एज ए उपराष्ट्रपति होता है, क्योंकि उसका वर्क ऑफ नेचर सभापति का होता है, क्योंकि वह उस सदन का सदस्य नहीं होता है। इसलिए सभापति कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। लेकिन पहले लोकसभा अध्यक्ष है, यह अनुपस्थित रहा, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष यह अनुपस्थित रहा, तो राज्यसभा का उपसभापति। अब प्रश्न उठा कि मान लीजिए कि राज्यसभा का उपसभापति भी अनुपस्थित रहे, फिर दोनों सदन आपस में विचार कर लेंगे, जिसको बनाना होगा उसको बना लेंगे, पहली बात। दूसरा चीज आपसे इसमें प्रश्न एक चीज और पूछा जा सकता है कि यह जो संयुक्त अधिवेशन है वह किस नियम के आधार पर चलता है। तो मैं आपको बता दूं कि संयुक्त अधिवेशन जो है वह लोकसभा के नियम के अनुसार चलता है, राज्यसभा के नियम के अनुसार नहीं चलता है, क्योंकि जो कार्य संचालन होता है वो लोकसभा के नियम के अनुसार होता है। तो आपके अंदर एक और प्रश्न आएगा, इसमें प्रोबेबिलिटी जीतता कौन होगा। तो स्वाभाविक बात है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, जीत उन्हीं की हो जाती है, सरकार ही लगभग जीत जाती है एज ए प्रॉक्स। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ लिखना होगा, और वैसे भी वीडियो देखते समय आप लोग क्लोज कर करके घुमा फिरा के आप लोग देखते रहेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा संयुक्त अधिवेशन के बारे में एक डिटेलिंग 108, 118(4) क्लियर, और यहां 6 मंथ ये आपको याद रखने हैं। अब हम लोग जो है एक चीज छूट गया था, वह है राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति का शपथ, कर शपथ तू अग्निपथ। तो आप लोग भी शपथ ले लें कि आपको इस अग्निपथ से पार होना है। जो आपका तैयारी है, जो आपकी असफलता है, उसको भी आपको आज ही शपथ ले लें कि पार होना है। याद रखिएगा, अगर हम राष्ट्रपति का शपथ देखें तो अनुच्छेद 60 में इनका शपथ है, अनुच्छेद 60 में इनका शपथ है,
और वैसे अगर शपथ को देखा जाए तो शपथ के लिए एक सूची ही बनी है, वह है तीसरी सूची। तीसरी सूची वह शपथ की सूची है और अनुच्छेद 60 सिर्फ राष्ट्रपति के, यानी कि यहां पर राष्ट्रपति का शपथ क्या है, मौजूद नहीं है। यानी कि अगर आपसे पूछा गया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को छोड़ के किसी का भी शपथ आ जाएगा, वो सभी लोग अनुसूची 3 के तहत शपथ लेंगे। यानी कि इसी तरह कंपैरिजन में आपने एक चीज और जानकारी रख लिया कि जो तीसरी सूची होती है वो शपथ की होती है। सारे अधिकारी गण नेतागण लोग तीसरी शपथ के तहत तीसरी सूची के तहत जो है, सूची मतलब समझते हैं ना, अनुसूचियां जो आपकी हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, तीसरी अनुसूची के तहत जो है शपथ लेते हैं। और राष्ट्रपति जो है तीसरी अनुसूची के तहत उसके शपथ को नहीं लिखा गया है, उसका शपथ जो लिखा गया है अनुच्छेद 60 के तहत लिखा गया है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपकी क्लियरिटी हो रही होगी। अब आप लोग आइए, एक चीज हम लोग देखें जिसे आपको टेक्निकल रूप से देखना है। अनुच्छेद 111 वह संशोधन, इसको हम लोग कंपैरेटिव ढंग से पढ़ेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 111 क्या कहता है? अनुच्छेद 111 अगर आप पढ़ते होंगे तो वह कहता है पुनर्विचार। पुनर्विचार, अगर कोई विधेयक पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कहता है तो अगर हम उसको वीटो से जोड़ें तो अप्रत्यक्ष रूप से वो कहीं ना कहीं निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है। अब मान लीजिए कि कभी कभार होता है कि जो किताबों में लिखा रहता है वो एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है, टीचर साहब की समझ चेक करने लगता है कि क्या ये लड़का उस तथ्य को जोड़ पा रहा है कि नहीं जोड़ पा रहा है। तो इस प्रकार से यह एक निलंबनकारी वीटो की तरह भी इसे देखा जा सकता है। निलंबनकारी वीटो, अब इसको समझो। पुनर्विचार में क्या हुआ? एक 42वां संविधान संशोधन हुआ। इसको कैसे देखने की जरूरत है? 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। एक 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। यहां पर थी इंदिरा गांधी, यहां थी जनता दल की सरकार, जनता दल की सरकार। ठीक, इंदिरा गांधी ने कहा कि मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी होगी। यहां पर जनता दल की सरकार ने कहा नहीं, राष्ट्रपति को एक अधिकार दे दिया जाता है कि एक बार वह पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस कर दे। यानी कि पुनर्विचार का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। अब देखिए, आप इसको समझिए, ये क्या कहना चाह रहा। 42वां संविधान संशोधन ने कह दिया कि जो राष्ट्रपति है उसको मंत्रिपरिषद जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रहे उसकी सलाह को मानना बाध्यकारी है। वो इंदिरा गांधी का सवाल, इंदिरा गांधी के टाइम में 44वां संविधान संशोधन क्या कहता है? नहीं भैया, एक बार राष्ट्रपति को पुनर्विचार का भी अधिकार देना चाहिए। एक उनको इज्जत बख्श दी गई कि एक बार आपको पुनर्विचार का अधिकार दिया जाता है। अब सोचो कि अगर राष्ट्रपति के पास एक विधेयक आता है, राष्ट्रपति उस पर पुनर्विचार करता है और पुनर्विचार करने के बाद राष्ट्रपति को लगता है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी में कुछ कमियां हैं, वह पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है भेज देता है सदन को। तो सदन स्वतंत्र है कि राष्ट्रपति के विचार को एक्सेप्ट करती है कि नहीं एक्सेप्ट करती है। वह तब सदन के पास क्या विचार है, संशोधित रूप में चाहे असंशोधित रूप में, यह सदन का अपना विवेकीय अधिकार है। मान भी सकती है राष्ट्रपति की सलाह, नहीं भी मान सकती है, जो उनका अपना विचार है। ए और बी को संशोधित कर दे या तो ए और बी को बिना संशोधित के राष्ट्रपति के पास पुनः भेज दे। जब राष्ट्रपति के पास वह पुनः भेजती है तो राष्ट्रपति के लिए तब बाध्यकारी हो जाता है। अगर उस समय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं हुआ तो माना जाएगा उसने संविधान का अतिक्रमण कर दिया, और अतिक्रमण कर दिया, अनुच्छेद 61 आपके राष्ट्रपति के ऊपर थोप दिया गया। 61 में क्या है? महाभियोग है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और फिर इसके हम अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे। अगर आपसे
केवल प्रार्थना है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को भेजें और देखें कैसे कलेक्टिव अप्रोच क्या होता है। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार बंधु।